देश के तमाम शहरों में शोज करती, पंडालों में भजन गाती और गांव देहात में लोक गीतों को अपनी आवाज में पिरोती मैथिली ठाकुर ने बहुत कम उम्र में देश में अपनी पहचान बना ली है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी। बिहार के मधुबनी से पिता दिल्ली परिवार पालने के लिए आए और घरों में जाकर बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। ट्यूशन से घर चलाना मुश्किल हुआ तो पिता ने बेटी को सिंगर बनाने की सोच ली। पिता के समय, श्रम और बेटी की लगन ने एक स्टार खड़ा किया जिसे लोग मैथिली ठाकुर के नाम से जानते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर। साधारण परिवार की मुसीबतों, तंगी से जूझते और बार बार गिरते थकते सपने को उठाकर चलने वाली एक छोटी बच्ची आखिरकार अपनी जंग जीत ही गई। मैथिली देश की लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। जुग जुग जिया सुलला भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कुछ शब्दों को अपने सुर दे दें तो कानों में मिश्री की तरह घुलते हैं वो शब्द। सरस्वती का, माँ सरस्वती का खास आशीर्वाद है उन पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की। बिना वक्त गवाए बहुत खास एपिसोड हम महिलाएं का, जिसमें आज मैथिली ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपके साथ रचना बंसल। मैथिली, बहुत बहुत स्वागत है। बेहद खास शो है हम महिलाएं। यहाँ महिलाओं के लिए बात होगी, महिलाओं के जरिए ही बात होगी और आपका संदेश जाएगा आज देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैथिली, आज तो आप सुपरस्टार की तरह हैं। देश का बच्चा बच्चा, बड़े से लेकर बुजुर्ग सब आपको जानते हैं, लेकिन मैथिली यहाँ तक कैसे पहुंची, ये संघर्ष कैसा रहा, ये आज हमारे दर्शकों को बताइए। बचपन से शुरुआत करते हैं। मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं है कि मैंने गाना सीखना कैसे शुरू किया, क्योंकि घर में ही सारे इंस्ट्रूमेंट, पिताजी ही हमारे म्यूजिक टीचर और वातावरण ही ऐसा था। गांव में हमारे बाबा भी बहुत अच्छा गाते हैं, अभी भी कीर्तन करते रहते हैं। तो वैसे ही शुरुआत हुई, सुनते सुनते, सीखते सीखते। और कोई एक ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं। म्यूजिक मुझे लगता था सबके घर में ऐसा होता ही होगा जैसा मेरे घर में है, क्योंकि उस समय ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था मेरा और बच्चों के साथ। लेकिन धीरे धीरे कैसे रुचि बढ़ने लग गई और कैसे हुआ मुझे खुद उतना आइडिया नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, अभी के समय मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जो रास्ते पे चली, म्यूजिक जो मुझे कभी कभी लगता था कि यार क्यों इतना करना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी परहेज करना पड़ता है, सीखने के लिए भी, और काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और बच्चे तो ये टाइम पे खेल रहे होते हैं, लेकिन मुझे भी घर में ही रह के प्रैक्टिस करना है। तो वो चीज़ें वर्थ इट रही और काफी लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और मेरे साथ साथ मेरे दोनों और वो प्यार दिखता भी है, खासतौर से सोशल मीडिया पर आपके जैसे फैन फॉलोइंग है या फिर जितने लाइक्स और सुपर डुपर हिट आपके वीडियोस होते हैं उससे मालूम होता है। लेकिन मैथिली, अगर नॉर्मल बच्चों की हम बात करें, नॉर्मल बच्चे जो स्कूल जाते हैं, फिर उनके एक्स्ट्रा ट्यूशन होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, इन सब चीजों के लिए आपने कैसे वक्त निकाला? क्योंकि आप बचपन से रियाज करें, मेरे ख्याल से 3-4 साल की आप थी जब से आप गाना शुरू किया आपने। जी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये बच्चे कौन से होते हैं जो पहले स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी जाते हैं, फिर ट्यूशन वाली मैम आती है घर पे पढ़ाने। ये सारा सिस्टम क्या है, ये तो मुझे बहुत पहले समझ ही नहीं आता था। क्योंकि उस समय मेरे मम्मी पापा ऐसा करते थे कि हम तीनों भाई बहन के लिए जिस एज के अकॉर्डिंग वैसी सारी किताबें घर पे ले आते थे और घर पे ही पापा ही मम्मी पढ़ाते थे। और उस समय ऐसा था कि मैं, मेरे भाई लोग भी नहीं, मतलब स्कूल के बाद मम्मी पापा पढ़ाते थे आप? नहीं, स्कूल ही नहीं जाते थे हम लोग जब छोटे थे तो। अच्छा। हाँ, और सारी पढ़ाई घर पे ही होती थी। पापा मुझे ले जाते थे होम ट्यूशंस में जहाँ पे पापा सिखाते थे, तो वहाँ बैठ के उन बच्चों के साथ कभी पढ़ लिया जिनको पापा म्यूजिक सिखाते थे। बाद में हम लोग बातचीत कर लेते थे बच्चे लोग मिलके। आज की डेट में आपको बच्चे से लेकर बड़े तक सब जानते हैं, आप सुपर डुपर हिट हैं, आपकी गायकी के लिए आपको बड़ा सराहा जाता है, बड़ा आपको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मैथिली, बिना संघर्ष के और बिना मेहनत
मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता। कितने घंटे का वो रियाज रहता है आज भी और बीते दौर में भी, जब आप प्रैक्टिस किया करती थी, जब आप प्रैक्टिस करती थी, जब आपके पिता आपको सिखाते थे आस पड़ोस में, और वो जो 4 लोग हम कहते हैं ना कि 4 लोग बातें बनाएंगे, कोई तो बातें बनाता होगा, पीछे ढकेलता होगा कि अच्छा कुछ नहीं कर पाओगी। वैसे तो थे बहुत लोग, लेकिन उसको पापा वो सारी चीज़ें ऐसे हैंडल करते थे कि हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब जैसे थोड़ी बड़ी हुई हूँ तो थोड़ा समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है, वो चीज़ें हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी तो म्यूज़िक ऑब्वियसली ऐसा है ना कि आप घर में करिए जो करना है, लेकिन आपको बाहर परफॉर्म करने आप जा रहे हैं वो म्यूज़िक के लिए, और आप मतलब काफ़ी लेट घर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वैसा लगता था कि ये क्या ठीक नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी मालूम था उनको कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो जितना मैंने मेहनत किया मुझसे ज़्यादा पिताजी ने मेहनत किया कि मुझे किस तरीके से ढालना है खुद को और कहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए, सही होना चाहिए, सब कुछ। तो इस तरीके से हुआ। जब मैं छोटी थी तो काफ़ी जगह हमारे आसपास में जो कार्यक्रम होते थे, पहले तो मुझे यही होता था, जब मैं पापा मुझे ट्यूशन्स में ले जाया करते थे तो बैठ के सुनवाते थे हर जगह। जैसे कुछ कुछ ऐसा टाइम हो जाता है ना कि अच्छा अभी कोई क्लासेस नहीं है तो भी फ्री है, जैसे कोई कॉलेज जाता है तो उस तरीके का जो सीन होता है, ऐसा मेरा और पापा का होता था कि पापा जिस ट्यूशन में जाने वाले हैं अभी वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। तो उस समय पापा मुझे बिठा देते थे किसी ऑडिटोरियम में, वहाँ पे बड़े बड़े क्लासिकल परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, तो उनको बैठ के सुनना। तो वही सब से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम में बैठ के गाऊंगी और इतने सारे लोग मुझे सुनने आएंगे और सब मुझसे फोटो खिंचवाएंगे, मुझे सुनेंगे, ताली बजाएंगे। तो और आज तो ऐसा होता है, आप जहाँ जहाँ जाती हैं लोग आपको पहचानते हैं, आपके परिवार को पहचानते हैं और आप सेलिब्रिटी हो गई हैं। राइजिंग स्टार से मुझे लगता है उसके बाद से बिल्कुल लाइफ आपकी बदल गई थी। उससे पहले कई रियलिटी शो में आपने हिस्सा लिया था, लेकिन बिहार के मधुबनी से एक छोटी सी जगह है जहाँ आपने जन्म लिया और फिर बड़े होकर कभी सोचा था कि मैं यहीं की ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। राइजिंग स्टार ने ऑब्वियसली मुझे बहुत सारा क्या बोलते हैं, लोगों ने मुझे पहचाना उसके जरिए। और वैसे तो मैं काफी सारे रियलिटी शोज में पर्सनली उसी के बाद आपको पहचाना था। काफी सारे रियलिटी शोज में मैंने ट्राई किया, लेकिन एक होता है ना कि उस समय क्लिक नहीं हो पाया कुछ। मैं जाती थी 5-6 ऑडिशन क्लियर करके, जैसे मुंबई पहुंचती थी तो उधर से आउट, एलिमिनेट। तो ये काफी दुखद रहता था क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से भी छोटे छोटे और मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही बार में सारे आउट हो जाते थे और सब अपने घर को वापस चले जाते थे। तो वो सीन भी जब अभी मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि ऐसा हुआ था तो काफी भयानक सा लगता है सोचते हुए भी। लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि राइजिंग स्टार में मैं फाइनलिस्ट बनी, पहली फाइनलिस्ट बनी और फर्स्ट रनर अप बनी और लोगों ने काफी सारा पहचाना। उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि इंडिया में मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान रहे होते हैं। बिहार से पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई तक का सफर, लोगों का साथ कैसे मिला? परिवार में तो पिताजी, माताजी, भाइयों का साथ मिलता ही है, और बिहार से दिल्ली तक मुझे लगता है फिर भी इजी रहा होगा। मुंबई में जाकर तो बहुत कंपटीशन है, और क्या कुछ पार्शलिटी जैसा भी आपने महसूस किया? बिहार से दिल्ली आई तो वहीं पे थोड़ा सा शुरुआत इस चीज का हो गया कि स्पेशली जब बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं ना तो काफी बच्चे भी एक दूसरे को बिहारी ऐसे बोलने लग जाते हैं। जब मैं स्कूल गई थी 6ठी में तो वहाँ पे क्लासमेट्स थे कुछ जो, क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली वाले ही लोग हैं या फिर हरियाणा के, या तो वो लोग समझ जाते थे ना कि बिहार के लड़के तो ए बिहारी करके, या फिर मुझे चिढ़ाना भी होगा तो कोई बगल से जोर से आवाज दे देगा बिहारी, ताकि मेरा ध्यान एकदम से वैसा चला जाए। तो ऐसे ही शुरुआत में हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद को इम्प्रूव किया, मैं कुछ बोलती नहीं थी लेकिन अपने परफॉर्मेंस के जरिए मैं सबका मुंह बंद करवा देती थी। ऐसा हो जाना चाहिए कि बाद में कोई मुझे ऐसे ना बोले, और अगर बिहारी कोई बोलता भी है तो उसको एक अच्छे तरीके से बोले। लोग गाली की तरह बिहारी बोलते हैं। अगर कोई बिहारी नहीं भी है, आपस में 2 बच्चे लड़ रहे हैं जो कि अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन अगर उसको गुस्सा आ गया तो बिहारी शब्द का प्रयोग करता था। तो ऐसा तो पहले काफी होता था, मुझे नहीं लगता अब उतना ज्यादा होता है। अब काफी ठीक है माहौल, और काफी लोग बिहारी उस टाइम जो ऐसे चिढ़ाते थे बोल के, आज कोई है टच में? कोई टच में नहीं है। मैं किसी से बातचीत नहीं रखती थी उतनी। मैं स्कूल में भी थी तो कोई दोस्त वोस्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन
अब जो है अब सारे ही लोग, इतने सारे लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं कि सभी दोस्त और चाचा ताऊ चाची ताई की तरह हैं। काफी अच्छा लगता है। अब मैथिली, दिल्ली मुंबई की बातें तो अलग हैं, बड़े शहरों का कल्चर बिल्कुल अलग है। अपने बच्चों को बचपन से ही पेरेंट्स कहने लगते हैं अच्छा म्यूजिक में आपका शौक है या आपकी रुचि है तो आप सिंगिंग या डांसिंग इस तरह अलग अलग चीजों में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बिहार के मधुबनी में अगर सिंगिंग में रुचि है या फिर इसमें अपना करियर बनाना है, थोड़ा टफ तो रहा होगा, क्योंकि अगर किसी को डांस में शौक है तो कहते हैं अच्छा नचनिया बनना है क्या, अगर किसी को गाने में शौक है तो कहते हैं हमें गवैया नहीं बनना या बनते नहीं देखना। ऐसा कुछ फेस किया आपने? हमारे परिवार में तो गाना एक ट्रेडिशन है, मतलब मेरे वो जो आस पड़ोस के वो जो 4 लोग होते हैं वो तो होते ही हैं, उन पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमारे खुद के बाबा ही इतना प्रेम से हमें सिखा रहे हैं, हमारे पापा ही सिखा रहे हैं, तो वो जो 4 लोग हैं उस पे ध्यान ही नहीं जाता है जब अपने घर के बड़े लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और लेकिन बिहार की बात मैं आपको बताऊं, बिहार में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है ना तो उसके जो माँ बाप होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा एक तो पहला जो होता है कि यूपीएससी वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बैंक में बैंक के लिए प्रिपरेशन करना, फिर होते हैं डॉक्टर, फिर इंजीनियर। तो यही 4-5-6 चीजें हैं जिसमें सबका मतलब बुद्धि घूमता रहता है कि इसी में पढ़ना, इसी की तैयारी करनी है। लेकिन म्यूजिक को लेकर के करना ये उस समय में काफी नया था। उस समय जहाँ पे हमारे गाँव में सभी लोग इन्हीं सब चीजों का प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ मेरे घर में सिर्फ गाने की बात होती थी, तो वो काफी अलग था। और वो जो आस पड़ोस के 4 लोग बात बनाते थे, अब जब जाती हैं आप अपने अभी गांव जाती हूँ तो कैसे स्वागत होता है? सब दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए। और जब मैं नहीं भी रहती हूँ तो अलग अलग जिले से लोग आते हैं कि ये मैथिली का घर है और यहीं पे मैथिली ऋषभ बयाची का घर है और उनका बचपन यही गुजरा है। तो अभी तो लोग मिलने आते दूर दूर से कि दादी माँ कहाँ है, बाबा कहाँ है, और इंटरव्यू लेने जाते हैं बाबा दादी माँ का। तो हालात बदल जाते हैं, बस लोग भी वैसे ही। हालात बदलते हैं तो लोगों के जज्बात भी बदलते हैं। बड़ी मशहूर कहावत भी है ना, आपने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा। चूंकि पिताजी साथ में मौजूद हैं, पिताजी जिन्होंने संगीत सिखाया, पिताजी जिन्होंने बचपन में पढ़ाई आपको करवाई, 6ठी वो कक्षा थी जब आपने स्कूल ज्वाइन किया, तो आप ही बता दीजिए, बेटी जो परिवार का, खानदान का नाम रोशन कर रही है, आज कैसा महसूस होता है? और क्या कोई ख्वाहिश, कोई सपना ऐसा है जो अभी बचा है मैथिली से जुड़ा हुआ या फिर ऋषभ बयाची से जुड़ा हुआ? नहीं, ये सारा प्लान तो मेरा ही था कि ऐसे ऐसे करना है। इसको ये लोग अच्छा से मतलब कि करती गई, और जो भी सोचे कि हम इसके पीछे अब करें, पहले आगे थे अब पीछे करें। आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि बीच में ऐसा भी कुछ सुना था सोशल मीडिया के जरिए ही कि मैथिली ने बॉलीवुड से बॉयकॉट कर लिया है, बॉलीवुड से अब कोई नाता नहीं है। हाँ, बॉलीवुड तो मैंने ही कहा था कि बॉलीवुड नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा कि बॉलीवुड में बहुत लोग है, लाइन लगा हुआ है। हाँ। हम जो है जो ये जो है ना, जो अपना जो फोक म्यूजिक है, हाँ। भजन है, ठुमरी दादरा है, गजल है, इन सब को हम रिवाइव करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेगी, अब जितना कर पाए लेकिन वही करेगी। नहीं, वो बहुत अच्छे से कर रही है, करेगी भी आगे। ऋषभ, कैसा लगता है दीदी के साथ अलग अलग स्टेज पर जाना, परफॉर्म करना, अलग अलग मंच पर जब दोनों भाइयों का साथ मिलता है? दीदी को तो बड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन आपको कैसा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हम तीनों का इतना मेहनत है और दीदी की वजह से स्पेशली लोग इतना मुझे जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अयाची को हालांकि मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपको पर्सनली कई साल से जानती हूँ, और जब भी आप आते हैं, अंकल आते हैं, ऋषभ अयाची आते हैं, तो अभी कोई ऐसी ख्वाहिश बची है जो दीदी के साथ पूरी करनी है करियर वाइज? बस यही है कि जब तक है तब साथ ही रहेंगे हम तीनों, जब भी परफॉर्म हम करेंगे, तो ऐसा कुछ ख्वाहिश अभी है नहीं। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं, क्योंकि हम महिलाएं ही शो का नाम है, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत से सवाल हैं, आप में से कौन सवाल करना चाहेगा? हेलो मैम, माय नेम इज प्रियांचल। हाय मैम, मुझे ये पूछना था कि आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, बचपन से आपने जैसे सिंगिंग स्टार्ट करी, तो आपका कोई एक आइडल तो रहा होगा, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो आपका आइडल कौन था कि सिंगिंग आपने स्टार्ट करी और आप एक स्टेज तक गई? मेरे जो मैं आइडल बोलूँगी, मैं किशोरी ताई को मैं बहुत सुनती हूँ,
किशोरी अमोनकर जी को। हालांकि मैं उनसे कभी सामने सामने में उनको नहीं सुन पाई, ना ही उनसे मिल पाई, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग में बहुत सुनती हूँ और काफ़ी ज़्यादा उनको मैं अडोर करती हूँ। और क्लासिकल म्यूज़िक में मेरी आइडल वही रही हैं। और बाकी अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो जिस तरीके से मेरे पिताजी ने हर चीज़ को लीड किया है और हर चीज़ को संभाला है, तो मुझे लगता है कि एक इंसान को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो मैं अपने पिताजी से सीखती हूँ। और कहते हैं ना कि पिता का तो नाम ही काफी होता है मजबूती के लिए। अच्छा मैथिली, आपके बिना तो छठ पूरा नहीं होता, कृष्ण जन्माष्टमी पूरी नहीं होती, कई ऐसे देश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं जहां पर मैथिली की आवाज अगर हम ना सुने तो त्योहार अधूरे से रहते हैं। आपका फेवरेट जो भी आप सोच के रखिएगा, 4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गाइएगा, लेकिन बॉलीवुड का बॉयकॉट क्यों? एक तो जब मैं रियलिटी शोज के ही दौरान जब मैं मुंबई जाने लग गई, और पापा तो हमेशा मेरे साथ थे, और उस समय हम लोगों ने मतलब कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, पिताजी ने मोस्टली ऐसा ऑब्जर्व किया, और वो चाहते थे कि मैं वैसी ना बनूं। तो मेरा जो मैं अभी तक मैं जैसे एक क्या बोलते हैं एक लेयर के अंदर रही हूँ, और वो चीज़ एकदम से मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन ना हो जाए जो मैं अभी तक मैंने जो चीज संभाल के रखा है वो सब चीजें बिल्कुल वैसी हो जाए कि आप कह रही हैं कि आपकी वो कोमलता, वो सौम्यता न चली जाए। और आपने लेयर की बात की ना मैथिली, मैं तो ऐसा देखती हूँ कि एक तरफ अंकल है, ऋषभ है, अयाची है, ये 3 पिलर्स हैं, इनके साथ आप चौथे पिलर की तरह हैं इस फैमिली में। अगर इन 3 में से कोई एक भी हटेगा तो इधर उधर हो सकती है चीजें। तो वो चीज पापा चाहते थे कि मैं जैसे अपनी संस्कृति से जुड़ी हूँ, हम तीनों भाई बहन जैसे अपने हमारे बाबा का उद्देश्य है कि तुम किशोरी जी की सेवा करो, तो वो चीजें अभी भी हम लोग ध्यान में रखते हुए ही हम लोग अपने हर काम को करते हैं। तो पापा को लगा एकदम से सब कुछ वेस्टर्नाइज ना हो जाए बच्चे लोग, इसलिए ये चीज है कि दूर रहना है सब चीज से, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। बाकी इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई गीत ऐसा है जो मेरे उस मापदंड को ठीक रखता है तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि मुझे याद आता है सुशांत सिंह राजपूत के बाद शायद आपने ये फैसला लिया था। जी, और काफी वैसे भी वो तो एक मेन रीजन था ही, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस थे। मैथिली, आपकी आवाज के बिना छठ की रौनक अधूरी रहती है, और हम तो हर साल छठ पर आपके गीत गुनगुनाते हुए आपको देखते हैं, सुनते हैं, और छठ की रौनक और बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि शो का नाम है हम महिलाएं, तो देश की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए कौन सा गीत है जो आपके दिल में आ रहा है अभी? मैं आपको एक चैती सुनाना चाहती हूँ। ये मेरे पिताजी का काफी फेवरेट है, और इसके शब्द जो है उसका मतलब थोड़ा मैं आपको समझा दूं। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बीतले फगुनमा, और बाबा मोरा रहते त नौवा के पठौते, साड़ी संग चूड़िया से नुरवा हो रामा, अम्मा मोरा रहती त भैया के पठौती, भौजी के कठिन करेजवा हो रामा। मतलब एक लड़की के जीवन से अगर उनके माता पिता का साया दूर हो जाता है तो कैसे उसकी जिंदगी बदल जाती है, और वो कैसे आश्रित रहती है हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो सुनाती हूँ। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बीतले फगुनवा, नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बीतले फगुनवा, बाबा मोरा रहते त नौवा के पठौते, बाबा मोरा रहते त नौवा के पठौते, नौवा के पठौते, साड़ी संग चूड़िया से नुरवा हो रामा, बीतले फगुनवा,
अरे अम्मा मोरा रहती ता भैया के पठौती, भैया के पठौती, भौजी के कठिन कारजवा हो रामा, भौजी के कठिन कारजवा हो रामा, बितले फगुनवा नैहर से केहो नहीं हे अइले हो रामा, बितले फगुनवा। मन तो करता है कि मैथिली आपको सुनते रहें। कानों में ऐसे मिश्री सी घुल जाती है, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। आप स्टूडियो में आई, आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए और मैं उम्मीद करती हूँ और ऐसा मुझे विश्वास भी है कि आपने देश की आधी आबादी मतलब खास तौर पर महिलाओं को प्रेरणा भी दी होगी और एक नया हौसला भी दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।